नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बहुरूपिया और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक ट्रक ड्राइवर की नई कहानी आपके सामने हाजिर है। वैसे तो आपने ट्रक ड्राइवर लोगों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी राजेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 20 साल का था तभी से मैं मेरे मामा जी की ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो तब की है जब मैं 30 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने मेरे जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं पर भी आने जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसीलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में हैदराबाद से सामान लोड किया और मुझे ये सामान मुंबई पहुंचाना था। दोपहर के 3 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 5 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे ये सामान अगले दिन शाम तक मुंबई पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना जरूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही जरूरी था, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में देरी नहीं लगेगी। यही सोचकर मैंने जब ट्रक स्टार्ट किया था उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा पसरने लगा था और सड़क पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी कि जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर मैंने एक फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद न जाने क्यों पर मुझे नींद की झपकियां आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि ये तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहाँ पर बैठकर मैं चाय पी सकूं। फिर मैं अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार राजेश, तू भी कितना भोला है। भला लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहाँ चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो एक चाय की टपरी है और उस पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। तभी मैंने उस बुजुर्ग आदमी के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझसे कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और फिर मैंने उस आदमी को एक चाय बनाने को कहा। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये चाय भैंस के दूध की नहीं है। वो क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ बकरियां हैं, तो मैं उन बकरियों का दूध निकाल कर ही यहाँ दुकान पर लाता हूँ और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी बकरी के दूध की चाय पी नहीं होगी, इसीलिए आपको इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछते हुए बोला कि ये लॉकडाउन के टाइम पे तुमने दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या। इस पर उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वो मुस्कुराने के साथ साथ मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी मैं उसको नजरअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि ये बुढ़ा थोड़ा सठिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया नया ही था और वो ऐसे ही अपने आप कभी भी बंद नहीं होता था जब तक कि मैं खुद उसे चाबी से बंद न करूं। तभी मुझे लगा कि शायद ट्रक सर्विस पर आ गया है, इसीलिए अपने आप बंद हो गया है। खैर, मैं इस बात को नजरअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ थोड़ी ज्यादा ही अजीब लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार बकरी के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज इस बुड्ढे की चाय का था।
तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नजर उस बुड्ढे की टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद ये कोई शॉर्टकट रास्ता है और तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा कि जहाँ जाना चाहते हो ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहाँ जाना है ये रास्ता मुझे वहाँ पहुँचा देगा। इस पर वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे किए बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे किए हुए ही बोला, 100 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वो आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे भी उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मुझे तो वो बुढ़ा पहले से ही बहुत ज्यादा सठियाया हुआ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था और मेरा मन बार बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलने को कर रहा था। और हुआ भी अंत में यही, मैं उस शॉर्टकट रास्ते से ही मुंबई की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं। लेकिन अब मैं वहाँ से काफी ज्यादा आगे आ चुका था, इसलिए मैंने वापस जाना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे ज्यादा अजीब बात तो ये लगी कि उस आदमी ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, मैं अब इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुझे उस रास्ते पर एक सबसे बड़ी अजीब बात ये लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वो हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वो पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। तभी मैंने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले जिस हाईवे पर दोनों तरफ हरियाली थी तो उससे इतनी सी दूरी पर इतना सूखा कैसे हो सकता है। पर मुझे तो जल्दी से मुंबई पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। अब जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे। लगभग हर एक 2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं शायद टाइम पर मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर अब मैं काफी आगे आ चुका था, इसलिए मैंने चलते रहना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा कि जैसे ट्रक को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक में पीछे की तरफ कुछ बहुत ज्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो। लेकिन आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लोड किया हुआ हो। अब बार बार मुझे इस चीज का एहसास होने लगा था कि ट्रक को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसलिए मैंने ट्रक को रोककर एक बार चेक करने की सोची। लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ और देखने में भी वीरान लग रहा था। खैर, वैसे तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन आखिर हूँ तो मैं भी एक इंसान ही। तभी मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए तो मैं ट्रक को रोककर इसको चेक कर लूंगा और उस इंसान से पूछ भी लूंगा कि रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है और ये मुझे मुंबई कब तक पहुंचा देगा। बस मेरी ये सोचने भर की देरी थी और मुझे रास्ते पर आगे एक औरत सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर चलती हुई दिखी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को ये औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहाँ जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बजे बज रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी मैंने उसके पास ले जाकर अपनी ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो औरत दिखने में काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक को उसके पास रुकता देख वो औरत भी वहीं पर रुक गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा कि ये रास्ता कितना लंबा और है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करना ठीक समझा। तो अब मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उस औरत ने अपने लकड़ियों के गट्ठर से अपनी दांतली निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ और मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूँ, आप मुझे गलत ना समझें। इस पर वो औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में ली हुई दांतली को नीचे कर लिया। दरअसल दांतली हमारे राजस्थान में एक प्रकार का औजार है जिसे कुछ भी लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए काम में लिया जाता है। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया और उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि क्या ये रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहेगा। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, ये ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर अच्छा रास्ता है।
लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो जितनी दिखने में खूबसूरत थी, उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत या फिर यूं कहें कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों की तरह थी। जब वो बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और वो भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। तो इस पर उस औरत ने कहा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है ना, तो दिन के समय तो बाहर जाकर लकड़ियां ला नहीं सकते, इसलिए मैं रात के समय ही लकड़ियां लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर लकड़ियों से ही खाना बनता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये औरत सच बोल रही हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में माहौल भी ऐसा ही था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक तो सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वो औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वो औरत उतनी ही ज्यादा बदसूरत और बूढ़ी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका ये मंजर देखकर मैं थर थर कांपने लगा और पूरा पसीने से भीग गया। मेरी ये हालत देखकर वो औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे वो औरत मुस्कुरा रही थी तो वैसे वैसे ही उसके होंठों से खून टपक रहा था। ये सब देखकर मैं तो वहाँ जैसे पत्थर की तरह ही जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज निकल ही नहीं रही थी और पैरों को तो जैसे किसी ने फेविक्विक से वहीं पर चिपका दिए हो। उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का ही फासला था। अब वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। ये देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार दोगुनी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस अब हार्ट अटैक आने वाला है। वो औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूर रही थी और उसके अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी। साथ ही उसके होंठों से खून की बूंदें अपने आप ही टपक रही थी, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस बुढ़े की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी और जिसने मुझे ये शॉर्टकट रास्ता